अभी तक हमने बढ़ता कि कांग्रेस की फॉर्मेशन हो चुकी है, कांग्रेस फॉर्मेशन होने के बाद फिर एक्सट्रीमिस्ट की एंट्री हुई थी, लेकिन दोनों ही फेल हो गए थे। फेल होने में एक सबसे बड़ा कॉमन रीजन उनका ये था कि मुस्लिम उसमें जो मेंबर्स थे वो काफी कम थे, यानी कि अगर 72 डेलीगेट्स कांग्रेस में स्टार्टिंग में थे तो सिर्फ 2 मुस्लिम मेंबर्स उसमें थे। तो ये एक कॉमन रीजन काफी बड़ा इशू बन जाता है बाद में जाकर, क्योंकि मुस्लिम्स को ये लगता है कि हमें प्रमोट नहीं किया जाए, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट तक नहीं ले जाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है मुस्लिम लीग फॉर्मेशन का पॉइंट आता है। कब आता है? 1906 में, जब कांग्रेस भी फेल हो चुकी है और जो एक्सट्रीमिस्ट आए थे वो भी फेल हो चुके हैं। कांग्रेस मुस्लिम लीग जो फॉर्मेशन हुई थी, ये ऐसा नहीं हुआ था कि कुछ मेंबर्स जुड़े, लीडर जुड़े और फॉर्मेट हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा हुआ था कि कुछ मुस्लिम डेलीगेट्स थे, वो सारे इकट्ठे जो है वायसराय के पास जाते हैं। जैसे कांग्रेस स्टार्टिंग में बनी थी तो वो किसके पास गए थे? वो गए थे एओ ह्यूम के पास, जिसे कांग्रेस का फाउंडर कहा जाता है। वैसे ही जो हमारे मुस्लिम डेलीगेट्स होते हैं वो शिमला में जाते हैं वायसराय के पास। मिंटो वायसराय बैठा होता है शिमला में, ठीक है। 1906 की हम बात कर रहे हैं, तो वो उससे बात करते हैं, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। ब्रिटिश तो थे ही फूट डालने के लिए, अब फूट डालने के लिए वो थे ही, अब सामने से उन्हें कोई ऑप्शन दे रहा है कि वहाँ के लोग जो बोले उनको कुछ पता नहीं है, उनको सामने से ऑप्शन मिल रहा है कि भी हमें अपनी अलग पार्टी बनानी है, तो वो उस राह को और भड़काते हैं, यानी कि वो मुस्लिम्स के जो पॉइंट्स रखते हैं उसको और ज्यादा आगे लेके जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आपके इंटरेस्ट को हम सेफगार्ड करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए हम रूल रेगुलेशन बनाएंगे। उसके बाद जब मुस्लिम्स को जो है ब्रिटिश से आश्वासन मिल जाता है कि हाँ भाई ब्रिटिश हमारी बात मानेंगे, तो मुस्लिम जो है ढाका में एक मीटिंग बिठाते हैं और वहां पर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो बनाते हैं। उस समय अध्यक्षता कर रहे थे नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन है, तो कई बार बच्चे जिन्ना पर जो है टिक कर देते, तो जिन्ना 1913 तक भी मुस्लिम लीग में नहीं थे। उसके बाद जब ढाका में ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, तो हेडक्वार्टर इसका लखनऊ तय किया गया था और आगा खान को एज ए प्रेसिडेंट जो है चुना गया था। अब एक यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि जब यहाँ पर मुस्लिम डेलीगेट्स ब्रिटिश के पास गए थे, तो जो डेलीगेट्स गए थे उसमें मेन बंदा था आगा खान, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि मुस्लिम लीग बन तो गई है, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है या क्या उद्देश्य है, क्या फायदे उनको बनने के बाद होते हैं, क्या उनका स्वार्थ होता है। सबसे पहली चीज ये थी कि जब मुस्लिम लीग बनी थी उससे पहले वे जो है मिंटो वायसराय से मिल चुके होते थे और उनसे प्रॉमिस ले चुके होते थे कि वो मुस्लिम्स के लिए काम करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है, जो कि 1909 के रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में मिलता है। उसके बाद दूसरा की सेफगार्ड करेंगे वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को। तीसरा ये है कि जो मुस्लिम थे वो ब्रिटिश के काफी लॉयल थे जब मुस्लिम लीग बनी थी, और इसी वजह से बनी थी कि अगर हमें फायदा हो रहा है तो क्यों ना हम उनकी चापलूसी करें और अपना काम निकलवा लें। और ये जो बंगाल का पार्टीशन था, इस मुस्लिम लीग ने या इससे जुड़े लोगों ने इसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था, आपने वहां पर पॉइंट देखा होगा कि कुछ मुस्लिम्स ने भी स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट लिया है, जो कि बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ कर रहे हैं। तो कुछ मुस्लिम्स इसके साथ भी थे और कुछ मुस्लिम इसके खिलाफ भी थे। जो बंगाल का पार्टीशन चाहते थे वो यहाँ से आते हैं, और जो बंगाल का पार्टीशन नहीं चाहते थे उनका जिक्र जो है स्वदेशी मूवमेंट में हम कर चुके हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको मुस्लिम लीग फॉर्मेशन होने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि मुस्लिम लीग फॉर्मेशन अपना प्रस्ताव लेकर किसके पास गई थी? मिंटो मॉर्ले के पास गई थी। और जब वो मिंटो के पास जाती है तो वो उनको आश्वासन देता है कि हम आपको सेफगार्ड करेंगे, आपके हितों के लिए जो है पॉलिसीज वगैरह पास करेंगे। और ये चीज ध्यान में रखते हुए, ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी और 1909 में ये इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, जिसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते थे कि मिंटो कौन था, मॉर्ले कौन था। तो जॉन मॉर्ले उनका पूरा नाम था। 24 दिसंबर 1838 में जो है पैदा हुए थे, और उस समय जब कांग्रेस फॉर्म में हुई थी ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 23 नवंबर 1923 में, ठीक है। और जॉन मॉर्ले के बारे में एक और जो है इम्पोर्टेंट जो है नोटिस करने वाली चीज है कि विस्कंट जो है एक विस्काउंट वो एक जो है इंग्लैंड का एक काफी इज्जत वाला पद हुआ करता था। जैसे हमारे इंडिया में उस समय सर की पद्धति दी जाती, वैसे ही इंग्लैंड में विस्काउंट एक
जो है एक पद्धति हुआ करती थी जैसे हमारे इंडिया में सरोगी है, और इसे विस्कंट मॉर्ले ऑफ ब्लैकबर्न एक जगह है इंग्लैंड में कहा जाता है। मिंटो कौन थे? मिंटो उस समय जो है वायसराय थे हमारे इंडिया के, जो कि लॉर्ड कर्जन के बाद आए थे 1905 में, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था पहला, यानी कि जब वायसराय और गवर्नर की स्टोरी स्टार्ट होना शुरू हुई थी तो बंगाल से शुरू हुई थी, और बंगाल से शुरू हुई थी तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ये मिंटो जी, उसके ग्रैंडसन थे। जो है सीट्स इंक्रीमेंट की बात करें तो सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसकी 16 सीट हुआ करती थी। 1909 के बाद वो सीट 60 हो गई थी, मतलब कि इंडियंस की संख्या 60 कर दी गई थी ब्रिटिश ने। और प्रोविंस में जो थी वो फिक्स नहीं थी कि कितने मेंबर इंक्रीज हुए हैं, लेकिन एक चीज उसमें फिक्स थी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर मेजॉरिटी में थे। उसके बाद था कि जो हमारा सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी पावर्स इंक्रीज कर दी गई थी, इन द सेंस कि अब वो क्वेश्चंस अपने पुट कर सकती है। एग्जीक्यूटिव जो मतलब कि देखो लेजिस्लेटिव होता है जो रूल्स बनाता है, एग्जीक्यूटिव वो होता है उस रूल्स को देखता है और ये तय करता है कि लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जब स्टार्टिंग में लेजिस्लेटिव काउंसिल वायसराय के अंडर आई थी तब उन्हें एग्जीक्यूशन से कोई भी क्वेश्चन पूछने की आजादी नहीं थी, उन्हें कोई भी परमिशन नहीं थी कि वो क्वेश्चन करे कि एग्जीक्यूटिव हमारे पॉलिसीज पास क्यों नहीं कर रहा है, हमारी ये बात मान क्यों नहीं रहा है। लेकिन 1909 के बाद ये पावर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दी गई थी कि वो एग्जीक्यूशन से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि ये चीज क्यों हुई है। उसके बाद उन्हें बजट में भी या फाइनेंशियल जो भी इश्यूज हुआ करते थे उसमें डिस्कस करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन 1909 के बाद वो जो है बजट पर भी डिस्कशन कर सकते थे और रेजोल्यूशन भी पास कर सकते थे। ये पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दी गई थी। उसके बाद हमारा पॉइंट है कि इंडियन में जो है एग्जीक्यूशन काउंसिल में इंडियंस को एंट्री नहीं थी, अभी तक नहीं थी। लेकिन उसी 1909 के बाद एक लॉ मेंबर एंटर हुए थे सत्येंद्र प्रसाद, जो कि पहले इंडियन थे जो एग्जीक्यूशन में जो है एंट्री ले पाए थे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट कि 1909 में ही सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है पॉइंट सामने आया था, जो कि मुस्लिम्स को सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स मुस्लिम डेलीगेट्स को ही वोट देंगे। और जो मिंटो जी हैं इनको हम जो है फाउंडर कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ या जो इन्वेंटर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना कि सेपरेट इलेक्टोरेट के फाउंडर कौन है, तो वो थे हमारे मिंटो जी। या मिंटो मॉरले रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ आ जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट से कुछ आ जाता है, तो यही आपको टिक करना है। इसी के साथ लेक्चर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।